स्टूडेंट, स्वागत है आपका एडुवर्ग में। तो आज हम द साउंड ऑफ म्यूज़िक जो हमारा क्लास 9th एनसीईआरटी बिहाइव का सेकंड चैप्टर है, आज हम उसका सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। पार्ट सेकंड है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. Pungi became the generic name for reeded noisemakers. जो हमारे एम्परर औरंगज़ेब थे, मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब, उन्होंने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था पुंगी अपने रॉयल रेजिडेंस में बजाने को बिल्कुल बैन कर दिया था, क्योंकि उसकी आवाज़ उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। और एम्परर औरंगज़ेब जो हैं वो वैसे भी फ़िलिस्तीन किस्म के थे। अब फ़िलिस्तीन कौन होती है? फ़िलिस्तीन होती है जिनको आर्ट एंड कल्चर, म्यूज़िक से बिल्कुल भी लगाव नहीं होता है। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स। रीडेड क्या होता है? रीडेड वो विंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि फ्लूट हो गया, क्लैरिनेट हो गया, जिनमें होल्स होते हैं और होल्स पर अपना फिंगर्स को रख कर हम क्या करते हैं, ब्लो करते हैं और उससे आवाज़ आती है अलग अलग नोट्स की। Few had thought that it would one day be revived. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. एक बार्बर था जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन की फैमिली से बिलोंग करता था, उसका रॉयल पैलेस में आना जाना था और उसने डिसाइड करा कि मैं पुंगी की टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव करूँगा, इम्प्रोवाइजेशन करूँगा, क्योंकि पुंगी की टोनल क्वालिटी की वजह से, क्योंकि उसकी अनप्लेजेंट साउंड थी, इस वजह से उसको बैन कर दिया गया था। तो अब ये जो बार्बर था उसने क्या करा, एक पाइप को चुना, नेचुरल हॉलो स्टेम थी, यानी कि खोखली पाइप थी, स्टेम थी एक तरीके से, लॉन्ग और ब्रॉडर थी, पुंगी से थोड़ी लंबी और चौड़ी थी, और उसमें उसने 7 होल्स करे और जब उसने बजाया उसके होल्स को क्लोज और ओपन करके तो बहुत ही प्यारी और मधुर आवाज़ उसमें से निकली। और उसने इंस्ट्रूमेंट को दरबार में बजाया और वहाँ पर सभी लोग इम्प्रेस हो गए। इंस्ट्रूमेंट पुंगी से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था, इसलिए उसको नया नाम देना पड़ा। और जैसे जैसे स्टोरी आगे जाएगी, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट नया था, पहली बार इसको शाह के दरबार में बजाया गया। और बजाया किसने? एक नाई ने, बार्बर ने। तो इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ गया शहनाई। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या हो गया? शहनाई, क्योंकि शाह के दरबार में इसको नाई ने बजाया था। देखिए, आपको फोटो से नज़र आ रहा होगा, ये हमारी पुंगी थी, इसको बैन कर दिया गया था और फिर बाद में ये शहनाई आई। ये भी एक रीडेड इंस्ट्रूमेंट है, इसमें भी होल्स हैं, इसमें भी होल्स थे, बट प्रॉब्लम क्या थी कि पुंगी का जो साउंड थी वो अच्छी नहीं थी। शहनाई की टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया गया था। साउंड जो था शहनाई का ऑस्पिशियस माना जाने लगा। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, और इस रीज़न की वजह से इसको मंदिरों में बजाया जाने लगा और नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में भी, यानी शादियों में भी, बोलते हैं ना शादी की शहनाई। पास्ट में शहनाई जो था वो नौबत या ट्रेडिशनल इंसेंबल में, यानी जो दरबार में, रॉयल कोर्ट्स में जो 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे जाते हैं, बजाए जाते हैं, उसमें शहनाई को भी रखा गया। और मंदिरों और शादियों के अलावा जो क्रेडिट जाता है इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पर लेकर आने का, इसको दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलवाने का, वो क्रेडिट जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। एज अ 5 ईयर ओल्ड, जब वो 5 वर्ष के थे, बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेलते थे। कहाँ पर? जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, दुमराव, बिहार में। नदी तालाब के किनारे वो गिल्ली डंडा खेलते थे जब वो 5 साल के थे। और रेगुलरली, यानी कि रोज़ ही, वो बिहारी जी टेम्पल जाते थे भोजपुरी चैता गाने के लिए। और जब वो गा लेते थे तो वहाँ के लोकल महाराजा उनको रिवॉर्ड में एक बड़ा सा लड्डू देते थे, 1.25 किलोग्राम का लड्डू देते थे एज अ प्राइज। और ये आज से 80 साल पहले की बात है। अब वो छोटा बच्चा बड़ा होकर उसने दुनिया भर में ट्रैवल करा और लास्ट में उसको भारत का सबसे बड़ा अवार्ड मिला, जिसको हम कहते हैं भारत रत्न। अब यहाँ से स्टोरी हमारी स्टार्ट होगी कि कैसे उनका जन्म हुआ, क्योंकि अगर वो उस्ताद थे, उनके नाम के आगे उस्ताद लग रहा है, और उनको इतना बड़ा अवार्ड मिला, भारत रत्न मिला,
तो कुछ तो उन्होंने ऐसा किया होगा, लोगों को इंस्पायर किया होगा, या ऐसी कोई चीज़ करी होगी जिससे कि उनको ये सारी चीज़ें मिली, इतना अवार्ड और इतना रिकॉग्निशन मिला। अब उनका जन्म हुआ था 21 मार्च 1916 को, और बिस्मिल्लाह जो थे वो एक वेल नोन फैमिली से बिलोंग करते थे, और उनकी फैमिली में सारे के सारे म्यूजिशियंस थे, और उनका जन्म हुआ था बिहार के दुमराव। उनके जो ग्रैंडफादर थे, उनके दादाजी रसूल बख्श खान, वो शहनाई नवाज थे भोजपुर किंग के दरबार में, यानी वो भोजपुर किंग के दरबार में शहनाई नवाज थे। और उनके जो पिता थे पैगंबर बख्श, और उनके जो अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स थे, पैटर्नल का मतलब आपके फादर की साइड से जितने भी रिश्ते होते हैं वो पैटर्नल होते हैं, तो उनके पिता और पैटर्नल एंसेस्टर्स जो भी उनके ताऊजी वगैरह, चाचा वगैरह जो भी थे, वो भी बहुत महान और बहुत ग्रेट शहनाई प्लेयर्स थे। अब क्योंकि जब घर में ऐसा माहौल था, इन्वायरमेंट था, म्यूजिशियंस थे सारे के सारे, वो भी एक से एक बढ़कर, तो यंग बॉय जो थे, यानी जब बिस्मिल्लाह खान छोटे थे तो म्यूज़िक से उनको बहुत जल्दी ही जोड़ दिया गया। और 3 साल की उम्र में जब वो अपनी मदर के साथ कहाँ गए, मैटरनल अंकल हाउस, यानी अपने मामा जी के घर गए। मैटरनल मतलब माता जी की तरफ से, पैटर्नल मतलब पिता की तरफ से। तो अपनी मामा जी के घर गए बनारस, जिसको आज हम वाराणसी बोलते हैं। बिस्मिल्लाह बहुत फैसिनेट हुए, मंत्रमुग्ध हुए जब उन्होंने अपने अंकल्स को देखा शहनाई प्रैक्टिस करते हुए, और धीरे धीरे बिस्मिल्लाह ने भी उनको ज्वाइन करा। अली बख्श उनके अंकल थे। विष्णु टेम्पल में, बनारस के विष्णु मंदिर में वो क्या करते थे अली बख्श, उनका काम था वहाँ पर शहनाई बजाने का, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि शहनाई को कहाँ बजाया जाता था, मंदिरों में और शादियों में, क्योंकि इसकी धुन को बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता था, ऑस्पिशियस माना जाता था। अली बख्श जो थे वो शहनाई बजाते और बिस्मिल्लाह उनको घंटों ऐसी लगातार सुनते, और धीरे धीरे उन्होंने भी रियाज करना शुरू कर दिया इस इंस्ट्रूमेंट के साथ, और वो भी पूरा पूरा दिन इसके साथ प्रैक्टिस करते। आगे आने वाले सालों में बालाजी मंदिर और मंगला मैया मंदिर और गंगा नदी के तट के किनारे वो क्या करते, वो अपने इसी फेवरेट प्लेसेस थी। कौन सी 3 फेवरेट प्लेसेस थी उनकी, बालाजी मंदिर, मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ गंगा। ये 3 उनकी फेवरेट प्लेस थी। यहाँ पर ये अपने एकांत में, सॉलिट्यूड का मतलब एकांत में घंटों शहनाई प्रैक्टिस करते। वो ये कहते हैं जो फ्लोइंग वाटर्स है गंगा का जो बहती नदी, जो धारा है, वो इंस्पायर करती थी हमेशा इनको और ज़्यादा निखरने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए और नए नए राग को इन्वेंट करने के लिए। 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह ने अपने अंकल के साथ वो कहाँ गए, इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस गए, और उसके बाद जब उन्होंने वहाँ पर शहनाई बजाई, म्यूज़िक मतलब कॉन्सर्ट ख़त्म होने के बाद उस्ताद फैयज़ खान ने उनकी पीठ थपथपाई और कहा कि खूब मेहनत करो, तुम एक दिन बहुत नाम कमाओगे। अब ऑल इंडिया रेडियो की जब शुरुआत हुई लखनऊ में 1938 में, तो बिस्मिल्लाह खान को बिग ब्रेक मिला। बिग ब्रेक का मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके हाथ लगी, और वो रेडियो पर क्या करते थे, शहनाई बजाया करते थे, और ये उनका एक शो आता था रेडियो पर जो कि काफ़ी पॉपुलर था। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस गेन हुई 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने जिन्होंने आज़ाद भारत को ग्रीट किया, वेलकम किया अपनी शहनाई के साथ, और उन्होंने अपना दिल निकाल के रखा राग काफ़ी में, और लाल किले से ऑडियंस को मंत्रमुग्ध कर दिया। और उस ऑडियंस में कौन शामिल थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। और उनकी शहनाई के शो के बाद उन्होंने अपनी पहली स्पीच दी आज़ाद भारत को, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। बिस्मिल्लाह खान में बहुत सारे मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस दिए, इंडिया में भी और विदेशों में भी। और उनका पहला ट्रिप, जो अब्रॉड में पहला ट्रिप उन्होंने किया, वो गए थे अफ़गानिस्तान, जहाँ पे किंग ज़ाहिर शाह ने, वो एकदम मंत्रमुग्ध हो गए थे इनके शहनाई मतलब बजाने से, इनके शहनाई प्ले से, और इतने ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्होंने प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स और बहुत सारी सॉवेनियर्स दी। सॉवेनियर्स होती हैं याद की चीज़ें, जैसे कोई आप कहीं जाते हो तो कुछ ना कुछ वहाँ से लेकर आते हो जिससे आपको याद रहता है कि अरे हम वहाँ गए थे तो वहाँ से ये चीज़ लेकर आए हैं।
सिर्फ अफगानिस्तान के राजा ही नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक से प्रभावित थे या मंत्रमुग्ध थे। फिल्म डायरेक्टर थे, बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, वो भी इम्प्रेस थे और उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को शहनाई बजाते सुना था और उसको सुनने के बाद उन्होंने अपनी फिल्म का नाम भी रख दिया गूंज उठी शहनाई। फिल्म हिट हुई और वहाँ पर उस फिल्म में विजय भट्ट ने बिस्मिल्लाह खान का एक कॉम्पोजिशन भी लिया था, दिल का खिलौना है टूट गया, वो भी चार्ट बस्टर हुआ, यानी वो भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। अब इतने सक्सेस के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान ने सिर्फ 2 ही फिल्मों में अपने कॉम्पोजिशन दिए, एक तो विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई और एक विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म थी सानदी अपन्ना। अब उन्होंने क्यों नहीं फिल्मों में अपने कॉम्पोजिशन दिए, उसके लिए वो कहते हैं कि मुझे यहाँ का ग्लैमर, जो चकाचौंध की दुनिया है, फिल्मों की दुनिया है, मुझे वो आर्टिफिशियल लगती है, मुझे वहाँ पर काम करने में मज़ा नहीं आता। और उन्होंने कभी इसके बाद वहाँ पर काम नहीं किया। अवार्ड्स और रिकॉग्निशन उनको मिलते रहे, लेकिन बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने जिनको लिंकन सेंटर हॉल में बुलाया गया परफॉर्मेंस के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बहुत ही प्रेस्टिजियस है, यानी प्रसिद्ध है, पहले भारतीय बने। फिर उन्होंने पार्टिसिपेट किया मॉन्ट्रियल के वर्ल्ड एक्सपोजिशन में, कांस आर्ट फिल्म फेस्टिवल में। कांस आर्ट फिल्म फेस्टिवल काफ़ी सुना होगा, अभी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था ये, वहाँ पे हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जाते रहते हैं। तो कांस आर्ट फेस्टिवल में वहाँ पर भी उन्होंने परफॉर्म किया, ओसाका ट्रेड फेयर में भी किया, तो ये अब्रॉड जाते रहते थे। एंड सो वेल नोन, वो इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए, पॉपुलर हो गए इस चीज़ से लेकर कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम ही इनके नाम पर खोल दिया गया। उसका नाम क्या रखा गया? ताहर मौजिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, यानी इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए। नेशनल अवार्ड्स उनको मिले। देखो, किसी को एक अवार्ड मिलता है तो ही कितनी खुशी की बात होती है, दुनिया उसे जान जाती है, लेकिन यहाँ उन्हें नेशनल अवार्ड, राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब उनको दिए गए। और 2001 में उनको भारत का सबसे बड़ा अवार्ड मिला, द भारत रत्न। और इस अवार्ड को लेते टाइम उनकी आंखों में बहुत खुशी थी और उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को म्यूज़िक से, संगीत से जोड़िए, हमारी विरासत है, हिंदुस्तान की विरासत है, क्योंकि अब वेस्टर्न कंट्रीज़ भी हमारे यहाँ का म्यूज़िक सीखने के लिए भारत आती है। इतना घूमने के बावजूद भी खान साहब, एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, खान साहब किसको कहा गया है? बिस्मिल्लाह खान को। बिस्मिल्लाह खान को प्यार से खान साहब भी बुलाया जाता था। और पूरा देश विदेश घूमने के बावजूद भी उनको 2 टाउन्स जो थे उनके बेहद करीब थे, उनके दिल के करीब थे, वो थे बनारस और डुमराव। डुमराव उनका क्या था? जहाँ पर उनका जन्म हुआ, और बनारस क्या था? उनका ननिहाल था, जहाँ पर उनका नानी का घर था। तो ये दोनों उनके लिए सबसे मोस्ट वंडरफुल टाउन्स रहे, इतना दुनिया घूमने के बावजूद भी। फिर एक स्टूडेंट थे उनके, उन्होंने उनको बोला कि मैं अमेरिका में एक शहनाई स्कूल खोल दूंगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बनारस का जितने भी टेम्पल्स का एम्बियंस है उसको रेप्लिकेट करूँगा। रेप्लिकेट करने का मतलब होता है कॉपी करना। एग्जैक्ट ओरिजिनल नहीं ला पा रहे हो, पर आप उस चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके कॉपी करते हो, तो रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपी करना। तो उनके स्टूडेंट ने उनको ये ऑफ़र करा, लेकिन खान साहब ने एक ही बात पूछी अपने स्टूडेंट से कि क्या तुम माँ गंगा को वहाँ ट्रांसपोर्ट कर सकते हो? क्योंकि आप लोग जानते हैं, हमने शुरू में पढ़ा है कि वो माँ गंगा यानी गंगा नदी के तट के किनारे वो घंटों प्रैक्टिस किया करते थे। लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री। बाद में उनको ये कहा गया, इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब मैं किसी विदेशी मतलब फॉरेन कंट्री में होता हूँ तो मुझे मेरे हिंदुस्तान की याद आती है, जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मुझे बनारस की और माँ गंगा की याद आती है, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मुझे डुमराव के मट्ठे की याद आती है। मट्ठा छाछ जो हम पीते हैं गर्मियों में, उसी को हम मट्ठा बोलते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, रिच और कल्चरल हेरिटेज को दिखाती है, एक एफर्टलेस है, एक डिवोटेड मुस्लिम होने के बावजूद भी वो मंदिरों में, उनका पूरा फैमिली जो है वो टेम्पल में माँ गंगा के तट के किनारे घंटों प्रैक्टिस करता था और शहनाई बजाते थे।
और एवरी मॉर्निंग वो काशी विश्वनाथ टेम्पल नेचुरली वो क्या करते थे, वहाँ पर शहनाई बजाते थे। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू मुस्लिम करके उनका कुछ रिलीजन कभी बीच में नहीं आया उनके म्यूज़िक को पैशन से रिलेटेड। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की 21 अगस्त 2006 को, मतलब 90 ईयर्स होने के बाद और एक काफ़ी लंबी बीमारी के चलते उनकी डेथ हो गई। और उनको, क्योंकि वो पद्मश्री से नवाजे गए, पद्म विभूषण, फिर भारत रत्न, तो इसलिए उनको स्टेट फ्यूनरल दिया गया और एक दिन का मौन भी रखा गया। जैसे भी लता मंगेशकर के लिए रखा गया था ना, स्टेट फ्यूनरल मिला था उनको और नेशनल मॉर्निंग भी हुआ था उनके लिए। तो बिल्कुल इसीलिए वो भी भारत रत्न थी, ये भी भारत रत्न थे। तो मरने के बाद भी इनको काफ़ी रिस्पेक्ट मिली। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, एवलिन ग्लेनी वाला, और ये है हमारा पार्ट 2, इसकी एक्सप्लेनेशन कर चुकी हूँ मैं। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगता है, और जो भी आपके कुछ सजेशंस हो वो भी आप दे सकते हैं। और जैसा भी होगा इसके MCQs वगैरह होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, या फिर MCQs जो है वो भी मैं डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।